भारत ने हाल ही में चंद्रयान-3 लॉन्च किया है और इसकी कॉस्टिंग लगभग 615 करोड़ रुपए है। और आखिर भारत के लोगों को इस चंद्रयान-3 से क्या फायदा होने वाला है और ऐसे ही स्पेस मिशन से भारत के लोगों को फायदा है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के लोगों का पैसा वेस्ट किया जा रहा है, या फिर भविष्य में इसका कोई भविष्य भी है या नहीं? और भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमारे या व्यक्तियों के किसी काम में आएगी या नहीं, देश के किसी काम में आएगी या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर भारत इसरो के थ्रू चांद पर क्यों जाना चाहता है। अब देखिए, दुनिया में 3 देश ही ऐसे हैं जो आज तक चांद पर पहुंच पाए हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है यूएसए, नंबर 2 पर रशिया, नंबर 3 पर चाइना। ये 3 ऐसे देश हैं जो आज तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि चांद पर लैंड करने के बाद जो स्पेस क्राफ्ट है वो बिल्कुल ही सेफ हो, उसमें किसी प्रकार का डैमेज ना हो, इसे सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। और एक बार जब इसरो ने ये प्रूव कर दिया कि हम भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, तो जितने भी बाहरी स्पेस प्रोजेक्ट है उन्हें हम ले सकते हैं, और जो नासा उन स्पेस प्रोजेक्ट से पैसे कमा रहा है वो पैसे हम भी कमा सकते हैं और हम भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। दुनिया को ये प्रूव कर देंगे। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के थ्रू हम चांद पर पहुंचे जरूर थे, लेकिन हमने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। उस वक्त हमें हार्ड लैंडिंग की थी, लेकिन उस चंद्रयान फर्स्ट से हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिनमें से दुनिया पर सबसे पहली बार पानी की खोज चांद पर करने वाला हमारा देश भारत पहला देश बना। और इसके साथ ही वो साल 2008 से लेकर के 2015 तक काम करता रहा, लेकिन बाद में आज तक हमारा संपर्क है जो टूट चुका है आज के समय में। फिर हमने चंद्रयान-2 इसके साथ ही स्पेस में छोड़ा, लेकिन सतह से केवल 1.5 किलोमीटर दूर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से संपर्क टूटा, जिसकी वजह से उसकी भी हार्ड लैंडिंग हुई, लेकिन उसका 90% जो काम था वो हो चुका था, जिससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और चंद्रयान-3 भी इसी तरह से छोड़ा जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, और इसका मेन ऑब्जेक्ट रहेगा कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सके। और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐड किए गए हैं, जिससे कि यदि एंड टाइम पर हमारा इससे संपर्क टूटता है तो ये अच्छी जगह ढूंढ करके सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। अब चंद्रयान-3 उन सभी गलतियों को दूर करके फिर से मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे। अब यही मौका है हमारे पास जो दुनिया को हम हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी दिखा सकेंगे। और यही नहीं, जो चांद का साउथ पोल है उस पर हमारा जो चंद्रयान-3 है वो लैंड करेगा। और साउथ पोल पर लैंड करना इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि साउथ पोल पर बड़े बड़े क्रेटर्स है और इसका जो 41% हिस्सा है जो सूर्य से छिपा रहता है, जिसके कारण आज तक चांद के साउथ पोल पर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन पर आज तक सूर्य की किरण तक नहीं पहुंची है। अरबों साल हो गई हैं, लेकिन वहां पर आज भी अंधेरा बना हुआ है। और इसके बहुत सारे स्थान पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, साथ ही उसके क्रेटर्स है, और इन्हीं क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है। और यहाँ थोड़ा बहुत पानी नहीं बल्कि 100 मिलियन टन पानी छुपा हो सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि यह पानी क्रिस्टलों के रूप में आज भी चांद पर मौजूद है। ऐसी महत्वपूर्ण खोज चंद्रयान-3 के थ्रू होने वाली है। अब देखिए, चंद्रयान-3 में अलग क्या है, तो इसे हम चंद्रयान-2 से कंपेयर करके देखते हैं, जो साल 2019 में हमने किया था। साल 2019 में जो मून मिशन था उसमें उसका बजट लगभग 870 करोड़ रुपए था। वहीं जो हमने साल 2023 में चंद्रयान-3 से जो मून मिशन कर रहे हैं, इसका बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है, जो एक बॉलीवुड मूवी से भी बहुत ही कम है। इसके साथ ही नंबर 2 पर बात आती है कि जो चंद्रयान 2019 में जो चंद्रयान-2 किया था उसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर रखा गया था, लेकिन साल 2023 में जो हम मून मिशन कर रहे हैं इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर है, इसमें ऑर्बिटर को नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि साल 2019 में जो हमने मून मिशन किया था उसका ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा है, इसलिए इसे छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नंबर 3 पर आता है कि लॉन्च व्हीकल, जो चंद्रयान-3 है इसे LVM-3 से लॉन्च किया गया है, जो GSLV मार्क सेकंड से लगभग 30% वजन ज्यादा कैरी कर सकता है। और इसमें नंबर 4 पर बात आती है कि जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा लगाए गए हैं, जो हमें मौसम से संबंधित जानकारियां देंगे, चांद से संबंधित जानकारियां देंगे, पृथ्वी की विभिन्न दशाओं के बारे में जानकारी देंगे, और उस चांद के आसपास यदि कोई प्लेनेट है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्ट रहेगा कि चांद पृथ्वी का हिस्सा कभी था या नहीं, यह पता करना। और साथ ही नंबर 5 पर बात आती है कि इसमें जो लैंडर है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का लगाया गया है, और ये जो 2019 में जो लैंडर था उससे 10 गुना ज्यादा फास्ट और ग्रोथ तरीके से काम करने वाला लैंडर है। सुपर फास्ट लैंडर आप इसे बोल सकते हो। हम पिछले 20 सालों से इसरो का बजट बढ़ा रहे हैं, तो यह हमारे GDP का लगभग 0.8% है।
अब इतने पैसे खर्च करने के बाद हमें मिलता क्या है? तो देखिए, इससे हमें चाइना, पाकिस्तान और हमारी नेबर कंट्रीज है, इन पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है, हमारी मिलिट्री को और प्रोटेक्ट करने के लिए आंखें मिलती है। साथ ही हमें मौसम से संबंधित जानकारियां मिलती है, बाढ़, भूकंप और भी बहुत सारी जानकारियां हमें पहले से ही मिल जाती है, जिससे हम पहले ही तैयार हो जाए और होने वाले नुकसान को बहुत ही कम किया जा सके। ये सब चीजें हमें इसरो देता है। और यही नहीं, इसरो दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करके पैसे भी कमाता है। हमने आज तक 28 देशों के लिए 239 सैटेलाइट लॉन्च की है। और इससे आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया हमारी स्पेस एजेंसी इसरो पर कितना विश्वास करती है, और इस बात से हमें गर्व होना चाहिए। अब देखिए, चंद्रयान 3 लगभग 23 अगस्त को चांद की धरती पर लैंड करने वाला है, और यदि ये सक्सेसफुल रहता है तो हम सबके लिए गर्व की बात होगी। साथ ही हम दुनिया को यह दिखा देंगे कि हमारी स्पेस एजेंसी भी किसी से कम नहीं, और इससे हम बाहरी स्पेस के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में ला सकते हैं, और इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि साल 2030 तक यही स्पेस सेक्टर 25 बिलियन डॉलर का होने वाला है, और यदि इनमें से हम 15 से 20 बिलियन डॉलर भी इंडिया में ला पाए तो हमारी जीडीपी का दुगना पैसा हम बना सकते हैं, और हम फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं।